फिल्म की शुरुआत अफगानिस्तान के बॉर्डर से होती है, जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। वहां टोनी एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि यह हमने बनाया है। यह इतना खतरनाक है कि एक मिसाइल ही पूरी देश को तबाह करने के लिए काफी है। फिर वहां उसका प्रयोग किया जाता है। असल में टोनी यहाँ सेना के लिए कोई डील करने आया था, जिससे वह बहुत अमीर हो सकता था। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर फायरिंग शुरू हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी सैनिक टोनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायरिंग करके वे उन सैनिकों को मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाकर कार से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके पास उसकी कंपनी का बम होता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का पुरस्कार मिला था। असल में यह कंपनी टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन टोनी वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उसका पुरस्कार कोई और ले लेता है। टोनी उस समय एक कैसीनो में था। वहाँ एक आदमी आता है जिसने टोनी का पुरस्कार लिया था और उसे देता है। टोनी कहता है कि मैं इसे कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। वह पुरस्कार लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक रिपोर्टर आती है और टोनी से पूछती है कि क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप नए नए हथियार बना रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं? अब दृश्य प्रेजेंट टाइम की ओर शिफ्ट होता है, जब टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो वह हैरान होता है कि उसके साथ बैटरी क्यों लगी हुई है। वह होश में आकर अपने पास खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। वह आदमी उसे बताता है कि जब तुम्हारे साथ वह बम फटा तो उसके कई छोटे टुकड़े तुम्हारी बॉडी में चले गए, जिन्हें हम बाहर नहीं निकाल सकते थे। अब इसका एक ही हल था, अगर हम उन पीसीस को तुम्हारे दिल के पास पहुंचा सकें, तो इसके लिए हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग कर रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता चलता है कि टोनी को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। तभी वहाँ आतंकवादियों का लीडर आता है और टोनी से कहता है, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद आया है, और जैसा कि तुम जानते हो यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वही मिसाइल हमारे लिए भी बना। जैसे ही तुम मुझे मिसाइल दे दोगे, मैं उन पर हमला करके तुम्हें छोड़ दूंगा। टोनी जवाब देता है, नहीं, यह तुम्हारी गलती है। टोनी के साथ खड़ा आदमी कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा इलाका है जहां तुम्हारी सेना भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। अब यह आदमी कौन था? दरअसल यह आदमी भी हथियार बनाता था और इन्हें भी यही लोग यहाँ लाए थे। अब टोनी और वह आदमी यह तय करने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन वे फिर भी कोशिश करना चाहते थे। वह आदमी कहता है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, तो टोनी कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक सचिव है। फिर वे दोनों सोचते हैं कि हम ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम बाहर निकलें और वे हम पर गोली चलाएं, तो हमें कोई असर न हो और हम तुरंत भाग सकें। वह आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हें सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ जोड़ी थी। अब उसे ढूंढना होगा ताकि उसे उपयोग में लाकर हम यहाँ से बाहर जा सकें। लेकिन उस सूट के लिए उन्हें बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो उस सूट को चला सके। दूसरी तरफ लीडर को यह लग रहा था कि शायद ये लोग उसके लिए वही मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वह उन्हें सामग्री देता रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मिसाइल बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। लेकिन जल्दी ही जब वह सूट तैयार होता है तो यह खबर लीडर तक भी पहुंच जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी पर काफी नाराज हो जाता है जो टोनी के सूट बनाने में मदद कर रहा था। टोनी अपना सूट पहनता है और उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड कर लेता है, साथ ही उसमें पावर भी जोड़ता है। फिर वह वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है और उस केव से बाहर निकल आता है। अपने सूट में ही वह सभी हथियारों को नष्ट करता है और एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए उड़ जाता है। वह एक डेसर्ट में गिरता है, जहां उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उस जगह ले आती है जहां वे लोग रहते थे। वहां टोनी के पिता के दोस्त भी होते हैं, जिन्होंने उनके साथ मिलकर यह हथियार कंपनी खोली थी। टोनी कहता है कि वह जीवन में बदलाव लाना चाहता है और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि टोनी मीडिया से बात कर रहा है। वह बताता है कि उसे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप किया था और वे उसके हथियारों का इस्तेमाल करके युद्ध करना चाहते थे, जबकि वह ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वह अपनी कंपनी बना रहा है, और अगर कंपनी नहीं बनी तो वह ऐसे हथियार कभी नहीं बनाएगा। लेकिन टोनी के पिता का दोस्त कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। टोनी अभी अपनी जान बचाकर आया है और वह सही सोच में नहीं है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। टोनी वहाँ से चला जाता है और वह आदमी उसके पीछे आता है। वह टोनी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले और तुम्हें किडनैप क्यों किया गया था?
टोनी उसे सब बता देता है और यह भी बताता है कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिससे वह बाहर निकला। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? वह आदमी कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर टोनी अपनी शर्ट खोलता है और अपनी छाती पर सूट का एक हिस्सा दिखाता है। वह आदमी यह देखकर कहता है कि यह तो लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। इससे हम काफी अमीर हो सकते हैं और हमें बहुत प्रगति मिल सकती है। लेकिन टोनी इस पर सहमत नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। अपनी सचिव के पास टोनी उससे कहता है कि उसकी छाती में जो उपकरण लगा हुआ है उसने उससे ज्यादा उन्नत उपकरण बना लिया है, इसलिए कृपया उसे बदल दें। सचिव टोनी से पूछती है कि यह उपकरण क्या करता है, तो टोनी बताता है कि उसकी बॉडी में कुछ धातु के टुकड़े हैं जो उसे दिल तक पहुंचने से रोकते हैं और उसकी बॉडी में और अधिक शक्ति और ऊर्जा पैदा करते हैं। दूसरी ओर डेसर्ट में कुछ अफगानिस्तान के आतंकवादियों को उस सूट के कुछ हिस्से मिल जाते हैं जिन्हें जोड़कर वे समझ लेते हैं कि असल में यह क्या है। वहीं टोनी एक नया सूट बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसने और अधिक रॉकेट लॉन्चर लगाए हैं जो उसे उड़ने में मदद करेंगे। अब वह अपने सूट के साथ सिस्टम को आदेश देता है कि उसे और ऊपर उड़ाए, लेकिन जब वह काफी ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके सूट में बर्फ जमने लगती है ठंड के कारण और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह नीचे आ रहा होता है वह अपने सिस्टम को फिर से आदेश देता है क्योंकि अब उस पर से बर्फ पिघल रही थी। फिर घर आकर वह अपने सूट में कुछ बदलाव करता है ताकि ऊंचाई पर जाने पर सूट में बर्फ न जमे। टेबल पर उसकी सचिव ने उसके लिए कुछ पुरानी चीजें रखी होती हैं जिन्हें देखकर वह काफी खुश होता है। फिर शाम को हम देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहां उसकी सचिव भी होती है। वे दोनों साथ समय बिताते हैं, डांस करते हैं और काफी मजे करते हैं। तभी वहां एक रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ सवाल किए थे। वह कहती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाई थी वैसी कई मिसाइलें अब अफगानिस्तान में बनाई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारी अनुमति से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने के लिए कहा है। टोनी तुरंत गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि यह काम उसी व्यक्ति का है जो उसके पिता का दोस्त था, यानी उस कंपनी का साझेदार। टोनी सीधे उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने वास्तव में वह मिसाइल वहां बेची है। वह कहता है कि हाँ, उसे ऐसा करना पड़ा। टोनी जवाब देता है, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ जो आतंकवादी हैं वे लोगों को कितना मार रहे हैं और तुमने उन्हीं आतंकवादियों की मदद कर दी। हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। फिर टोनी घर आ जाता है और खुद कुछ करने की कोशिश करता है। टोनी अपने सूट को बहुत उन्नत बना लेता है जिसमें उसने हर तरह की तकनीक का उपयोग किया है जो फायर कर सकती है और छोटे छोटे रॉकेट भी शूट कर सकती है। टोनी तुरंत उस सूट को पहनकर अफगानिस्तान जाता है। वहां जाकर वह सभी लोगों से लड़ता है, यहाँ तक कि आतंकवादियों के नेता से भी। फिर वह अपने सूट से एक छोटा सा रॉकेट वहां शूट करता है जिससे वह जगह नष्ट हो जाती है। वहां की वायुसेना को भी पता चल जाता है कि वहां कोई विस्फोट हुआ है, लेकिन वे टोनी को नहीं ढूंढ पाते। फिर टोनी अपने दोस्त को कॉल करता है जो किसी पुरस्कार वितरण समारोह में था। वह अपने दोस्त से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने यह सब प्लान किया है, तो कृपया तुम इस मामले का ध्यान रखना। जब उससे पूछा जाता है कि ये हमले किसने किए, तो वह कहता है कि हो सकता है कई दुश्मनों ने मिलकर यह हमला किया हो, यानी वह यह बात टोनी पर नहीं आने देता। अब जब टोनी के पिता का दोस्त यह सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि कोई इस तरह से हमला करके गायब हो सकता है। वह तुरंत अफगानिस्तान जाता है और वहां के आतंकवादियों से बात करता है। आतंकवादी कहते हैं, हम जान चुके हैं कि यह आयरन मैन है, लेकिन हम तब तक चुप हैं जब तक हम पूरी बात का पता नहीं लगा लेते, क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके कपड़ों के कुछ हिस्से मिले हैं। वो आतंकवादी उस आदमी से कहते हैं कि अगर तुम हमें पैसे दे दो तो मैं तुम्हें सूट का डिजाइन बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के पिता का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वह लोगों को धमकाकर सबूत अपने साथ ले आता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना कपड़ा किसी ने चुरा लिया है। वह तुरंत अपनी सचिव के पास जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह उसे रोकना होगा ताकि ये सारी जानकारी लीक न हो जाए और वह मेरा नाम, मेरी पहचान का इस्तेमाल करके हर जगह परेशानी न खड़ी कर दे। अब टोनी की सचिव उस आदमी के ऑफिस जाती है, यानी वही आदमी जो टोनी के पिता का दोस्त है। वह उसके कंप्यूटर से सारी जानकारी कॉपी करने लगती है और उसे यह भी पता चलता है कि यही वह आदमी था जिसने टोनी का अपहरण करवाया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि टोनी का इस कंपनी में कोई हिस्सा हो। यह सुनकर वह काफी हैरान होती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वही आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वह डेटा चुरा रही थी, लेकिन वह उसे बातों में उलझाकर वहां से निकल जाती है। अब वह आदमी भी इतना बेवकूफ नहीं था, उसे पता चल जाता है कि यह लड़की मेरे कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा गई है। जब वह लड़की सारा जानकारी लेकर वहां से निकल रही होती है तो एक आदमी आता है और कहता है कि आप टोनी को जानती हैं ना, क्या आप टोनी से मेरा इंटरव्यू करा देंगी।
मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। दूसरी तरफ टॉनी के पिता का दोस्त भी अजीब महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि टॉनी अब कितना शक्तिशाली है और उसे यह भी पता चल चुका है कि इस सारी साजिश के पीछे उसका ही हाथ है। उस आदमी ने कुछ वैज्ञानिकों को बाहर भेजा होता है, वही टूल बनाने के लिए जो टॉनी की चेस्ट में था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस टूल को वह बना रहा था उसका साइज काफी बड़ा था और उसे पूरा होने में भी समय लग रहा था। इसलिए वह टॉनी के घर गुस्से में जाता है और टॉनी की आर्मर को डीएक्टिवेट करके उसकी चेस्ट से वह टूल निकाल लेता है, जिससे टॉनी बहुत कमजोर महसूस करने लगता है और उसके बिना ज्यादा देर तक जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। तभी टॉनी को याद आता है कि उसके सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल दिया था, जिसे वह तुरंत लगा लेता है और अपनी ड्रेस को फिर से पहन लेता है। इस बीच टॉनी के पिता का दोस्त टॉनी का वह टूल लेकर जा चुका था और उसने अपने पास एक बड़ा आयरन सूट बना लिया था, जिसे वह आयरन मॉन्गर नाम देता है। वह टूल जो टॉनी की चेस्ट से निकाला गया था उसे अपने सूट में डाल देता है, जिससे वह सक्रिय हो जाता है और उसमें कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन इसी समय असली आयरन मैन भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। वे दोनों लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाते हैं। तभी आयरन मॉन्गर का सूट अचानक फ्रीज होने लगता है और वह अजीब सा होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे गिरते ही वह फिर से सक्रिय हो जाता है और आयरन मैन पर हमला करने लगता है। अब दोनों जानते हैं कि अगर वे गिरते हैं तो उसी जगह पर गिरेंगे जहां एक बहुत बड़ा टूल बनाया जा रहा था, और यह टूल उसी आदमी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जा रहा था जो टॉनी के पिता का दोस्त था। अब आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को तुरंत कुछ कहता है कि तुम यह टूल सक्रिय कर दो, मैं यहाँ से और इन रेस के कारण आयरन मंगर मारा जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सभी उससे सवाल पूछते हैं कि क्या आप ही आयरन मैन हैं? तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि नहीं, आपको यह नहीं कहना है, आपको यह कहना है कि उसमें आपका बॉडीगार्ड था और उन दोनों के बीच किसी व्यक्तिगत मुद्दे के कारण लड़ाई हो रही थी और आपके पिता के दोस्त की प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। लेकिन टोनी वह स्क्रिप्ट उठाकर सभी के सामने चला जाता है। तब उसका दोस्त उसके कान में कहता है कि जो भी सच है वही बोलिएगा। आयरन मैन सबके सामने बोल देता है, आई एम आयरन मैन जानी। अब सभी को यह पता चल चुका था कि असली आयरन मैन तो नहीं है और इसी के साथ समाप्त हो जाता है।